तो नमस्कार सभी को। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी। हम आज से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक्स से लेके आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से बनते हैं वो टॉपिक्स कवर करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस में हम इंडियन इकोनॉमी ख़त्म कर रहे होंगे। ये जो वीडियोस हैं इनकी लेंथ मैक्स टू मैक्स 25 से 30 मिनट होने वाली है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इकोनॉमी के वो यहाँ से आपको कंप्लीट इकोनॉमी का एक जो रोड मैप है वो आपके दिमाग में बन जाएगा। और इसके बाद हम एक सीरीज़ भी चलाएंगे जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज़ लेके आएंगे, जो एमसीक्यू की सीरीज़ रहेगी वो। तो आप इस वीडियो पर फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा बाद में। पहले हम जो कवर करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में जो है वो हम बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके। और इस वीडियो के बाद जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो है जैसे लाइक नेशनल इनकम हो गया, बजट हो गया, टैक्सेशन हो गया, डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आपने सुने होंगे, वो कैसे होते हैं, उनसे क्या असर पड़ता है, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं उनको चेंज करते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स हैं। ठीक है, मनी बैंकिंग के बारे में बात कर रहे होंगे जिसमें हम देख रहे होंगे आरबीआई एक्ट देख रहे होंगे, आरबीआई किस तरीके से गवर्न करता है, नाबार्ड हो गया, हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए, कौन सी बैंक कब बनी, या फिर जो आप कहें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखो ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, ये सुनने में थोड़े कठिन आपको लग सकते हैं, बट इनकी जो आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक बार आपने इन चीज़ों को समझ लिया, तो आने वाले समय में आपको कभी भी इस चीज़ को पढ़ने या आपको इकोनॉमी कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे। और ये कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मैं तो ये कहूँगा जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें 5 ईयर प्लान के बारे में आपको एक ना एक सवाल देखने को मिल जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपको क्या करना है, आपको बस मेरे साथ बने रहना और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना। और नोट्स की बात है तो हमारी चैनल पर इसकी पीडीएफ बना के मैं शेयर कर दूंगा जो भी है, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे समझने पे। तो देखिए हमारी जो इकोनॉमी होती है उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो आप समझ लीजिए। देखो इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम किस प्रकार उसको खर्च करते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मनी आ रहा है, जो भी हम इनकम कर रहे हैं, उसकी बजटिंग करते हैं हम, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह खर्च करना है ये बजट में होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप कहें कि उसका सही यूज़ करते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये हम दो टाइप से समझ सकते हैं। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, आपने सुना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपको ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, कोई बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, है ना। उसी प्रकार माइक्रो, मैं आपको कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी होगी। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटी यूनिट। तो आपको क्या समझ में आया कि मैक्रो मतलब जहां हम बड़ी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, बड़ी यूनिट के बारे में बात कर रहे होंगे, लाइक कि गवर्नमेंट की बात हो गई, है ना, कंट्रीज किस प्रकार खर्चा करती हैं या फिर कैसे पॉलिसीज बनाती हैं, जैसे जीडीपी हो गया। अब हमने ये पढ़ा है जीडीपी, बहुत सुना हुआ। जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ये जो पूरा जो प्रोडक्शन है कंट्री लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कंट्री लेवल पे खर्चा हो रहा है या कंट्री लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी। जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। अब ये हम ये तो नहीं बोलते अपने घर में जाके कि यार आज हमारे घर में इतनी महंगाई है, कल तो हमारे घर में कम महंगाई थी। ये इन्फ्लेशन हम बात कब करते हैं, जब कंट्री एज ए होल पे बात करते हैं। ठीक है, कि इन्फ्लेशन इंडिया में इतना है, अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतना चल रहा है या फिर अदर कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन इतना चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो जितने भी बड़े लेवल पे बात कर रहे होते हैं, कंट्री लेवल पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे, तो हम उस चीज़ को किस में रखते हैं, उसको रखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसके फादर जो हैं उनको जॉन मिन्यार्ड कीनीस, ये जो है ना, इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। देखिए अब यहाँ आपको सवाल कंफ्यूज क्या करता है, आपसे सवाल पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाए ना, एडम स्मिथ, आपका जो आंसर होगा सवाल का वो होगा एडम स्मिथ, जिन्हें हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी फादर समझते हैं, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी इनको फादर कहा जाता है और इकोनॉमिक एज ए होल का भी इनको फादर कहा जाता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ कंफ्यूज करती है, वो चीज़ क्या है कि इनके अलावा जो एक मार्शल हैं, अल्फ्रेड जो मार्शल हैं, उनको भी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन में एडम स्मिथ है
तो आप उसको आंसर लगाएंगे। अगर एडम स्मिथ नहीं है तो आप लगाएंगे अल्फ्रेड मार्शल को, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। ये चीज़ याद रखनी है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। इनकी एक बुक आती है जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इनकी कौन सी बुक है? इन्हें एक बुक लिखी हुई है जनरल राइटिंग थोड़ी बेकार हो सकती है, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट हम एज अ होल कंट्री पे बात करते हैं ना, तो वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो बुक है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जॉन मिन्यार्ड कीनिस, ठीक है। ये ब्रिटिशर हैं। एक बार सवाल ये पूछा भी गया है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये ब्रिटिशर हैं, आप कहें तो यूके से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये इंडिविजुअल या फिर आप कहें बिजनेसेस हो गया, या फिर आप हो गया आपके घर में जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, या फिर बिजनेस चलाने में जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, ये कंट्री एज अ होल की बात नहीं कर रहे होते। उनकी हम अगर बजटिंग कर रहे होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं हमारे खुद के खर्चों को लेके, फर्म्स को लेके, कंपनीज को लेके, तो ये भी इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट हैं ये सारी चीज़ें, तो ये गवर्नमेंट का रोल तो नहीं है इनमें, है ना। तो ये अगर हमारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आप खुद सोच के बताइए, मुझे कमेंट में बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। जैसे आपने अपनी बजटिंग करी, जैसे मतलब आपका खर्चा इस बार किसी चीज़ पे हो गया है, या फिर आपने कितनी बजटिंग करी है, मान लो आपने स्कूल फीस भरनी है बच्चों की, या फिर आपने शर्ट खरीदनी है, आपको कुछ शॉपिंग करनी है आपको, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सारी चीज़ें, आपने इन्वेस्टमेंट प्लान लिया अपना, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवाया, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर को क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, या फिर आप कहें अल्फ्रेड मार्शल भी यहाँ आप लिख सकते हैं। बट उसके लिए शर्त क्या है कि अगर एडम स्मिथ ऑप्शन में नहीं है तो फिर अल्फ्रेड मार्शल होगा, अगर एडम स्मिथ ऑप्शन में है तो आपका आंसर एडम स्मिथ होगा। और इन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है जो कि बहुत बहुत पूछी जाती है, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। उस बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको वैसा लग सकता है क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी आपको समझने वाला जो सब्जेक्ट है वो है। तो आई होप हम आगे आने वाले टाइम में सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे और आप चीज़ों को समझते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि किस प्रकार चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा हो गया? कैपिटलिस्ट, दूसरा हो गया सोशलिस्ट, तीसरा कौन सा हो गया? मिक्स्ड इकोनॉमी। आपने सुना होगा हमारी इंडिया जो है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कि मतलब यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों का रोल है ना। ऐसे आपको समझना है चीज़ें। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं ना, इनके बेसिस पे हमें चीज़ों को समझनी पड़ेंगी कि क्या क्या डिफरेंट 5 फैक्टर्स किस तरीके से वेरी करते हैं अगर हम इन तीनों इकोनॉमी में, लाइक कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, इनमें किस प्रकार से डिफरेंट हैं चीज़ें। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओनरशिप की। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ओनरशिप का मतलब क्या है? अगर कैपिटलिस्ट है, पूंजीवाद है, पूंजीवाद मतलब समझते हो आप कि पैसे से चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, जहाँ की पूंजीवादी इकोनॉमी है, लाइक अमेरिका वगैरह हो गया, यहाँ पर होता क्या है? ओनरशिप जो होती है ना वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, मतलब कि फुली प्राइवेट ओनरशिप होती है। यहाँ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी रोल नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं सोशलिस्ट की। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है सोशलिस्ट में। यहाँ गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है, यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा नहीं चलते। यहाँ पर होता क्या है? पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। लाइक हम जो थे, इंडिया जो थी हमारी कंट्री, वो 1991 तक जो थी वो सोशलिस्ट कंट्री हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि ये नेहरू जी और गांधी जी ये हुई थी 1947 में, हम आज़ाद हुए तो बहुत ज़्यादा सताए हुए थे। इसलिए हमने क्या सोचा था कि हम सिर्फ ना सोशल समाजवाद पे चलेंगे, पूरा पहले डेवलपमेंट करेंगे, समाज की जो प्रताड़नाएं हैं, लोगों को परेशान किया गया है उसको हटाएंगे। लेकिन 1991 में क्या होता है आपको पता है? हमारे यहाँ क्राइसिस आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके बाद से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, जो कि आने वाले टाइम में मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा।
आपको बताऊंगा तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। लाइक अब बात आपको ये चीज़ क्लियर होगी, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप की बहुत बोलबाला रहेगा, सोशलिस्ट में किसका पब्लिक ओनरशिप रहेगी, पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट ओनरशिप, और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ओनरशिप होती है। लाइक इंडिया, अभी जो हम हैं 1991 के बाद हम क्या हो गए हैं, पब्लिक प्लस प्राइवेट। हमारे यहाँ अंबानी अडानी भी हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है ना, जो कि BHEL हो गया, नवरत्न कंपनीज हो गई, महारत्न हो गई, ठीक है, जो भी इंडिया गवर्न करती है। लाइक रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है। और बाकी प्राइवेट हो गया, लाइक टेलीकॉम सेक्टर हो गया, है ना, कुछ ऑयल इंडस्ट्री हो गई, लाइक पोर्ट हो गया, अडानी का जो बिंजीजाम पोर्ट है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट ओनरशिप में भी हैं और कुछ पब्लिक में। तो आपको ये समझ में आ गई ओनरशिप पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे चीज़ों को। चलिए नीचे चलते हैं। जो इकोनॉमिक मोटिव होता है वो किस प्रकार वेरी करता है चीज़ों में। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ जो इकोनॉमिक मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि यहाँ जो पैसा होता है ना, ये पैसा प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है, ना कि गवर्नमेंट का। तो जैसे मान लो अब मैं ही हूँ, अगर मैं कोई बिज़नेस चलाता हूँ तो मेरा मेन मोटिव क्या होगा, मेरा मेन मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना, क्योंकि पैसा मेरा है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे किसी ने दिया है तो मैं सोशल वर्क करूँ। तो यहाँ पर जो वो रहता है चीज़ों का मेन जो मकसद रहता है, इकोनॉमिक मोटिव जो रहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो प्रॉफिट कमाना रहता है। यहाँ इनको ये मतलब नहीं रहता कि लोग मर रहे हैं भूख से या फिर नहीं मर रहे हैं, उनको जो पैसा लगा था उसको पैसा कमाना है। उसका जस्ट उल्टा होता है, सोशल वेलफेयर होता है किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं चाहिए, यहाँ पर प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास जो पैसा आ रहा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, वो टैक्सेस से आता है। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग घर से लगा रहे हैं, ये हमारा तुम्हारा पैसा है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ किस चीज़ पर फोकस करती है, सोशल वेलफेयर पर फोकस करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। वही बात करें मिक्स्ड की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट भी दिमाग में रखते हैं कि प्रॉफिट भी होना चाहिए और सोशल वेलफेयर भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक इंडिया, हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट जो ओनरशिप है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो अपनी प्रॉफिट पर ध्यान लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, गवर्नमेंट के रोल के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, यहाँ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लाइक देखो हुआ क्या था, आपको यहाँ बताते हैं। देख सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है, गवर्नमेंट का फुल इन्वॉल्वमेंट होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। कैसे, जैसे हम आज़ाद हुए थे तो हमारे यहाँ 1948 और 1956 यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और यहीं से क्या होता है, यहाँ से गवर्नमेंट इन पे प्रतिबंध लगा देती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे कि आपको अगर कोई इंडस्ट्री खोलनी है, आपको कोई बिजनेस करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको परमिशन लेनी होगी। किससे परमिशन लेनी होगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा लाइसेंस राज, जो कि कब एंड होता है, 1991 में एंड होता है लाइसेंस राज। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी कब आती है, 1948, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1956 में लाइसेंस राज चालू होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी नहीं है, कंप्लीट कंट्रोल भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने से रोकती है। अब मान लो करप्शन ही इतना हो रहा, किसी को फैक्ट्री खोलनी है, उसको करप्शन ही इतना पैसा देना पड़ रहा है, उसको कोई इन प्रॉफिट मार्जिन होने ही नहीं वाला, तो वो क्यों इन्वॉल्व होगा इन चीज़ों में, क्यों ही पैसा लगाएगा और क्यों ही ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, ठीक है। तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ये फैक्टर है, या आप कहें ये एक क्वालिटी है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। और यही हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यहाँ रोल रहता है गवर्नमेंट का, लेकिन एक लिमिटेड रोल रहता है, जैसे कि इंडिया में है। अब इतनी चीज़ें ख़राब नहीं है कि आपको लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली हैं 1991 के बाद। तो वो ये सारी चीज़ें मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाती है कि लिमिटेड रोल रहता तो है गवर्नमेंट का, कंट्रोल तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन उतना ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, ठीक है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इनकम जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ अनइक्वल होती है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके पीछे आप रीज़न समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कमाने का इनका मेन मकसद रहता है, किसका, जो भी इंडिविजुअल्स अपने पैसे लगाते हैं। अब आप एक बात बताइए, ये जो अनइक्वल क्यों होगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पीछे रीज़न है कि एक गरीब तबका है, या आप कहें एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें नहीं खरीद सकते, है ना। उनकी परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर
पीपी बोले हम अगर इसको, परचेसिंग पावर कम है। अगर वो कम है तो कोई बंदा यहाँ फैक्ट्री लगाएगा और उसकी चीज़ें बिकेंगी नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं, तो वो यहाँ फैक्ट्री क्यों लगाए? क्योंकि वहाँ उसको यहाँ प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो वो क्या करता है, वो ऐसी जगह फैक्ट्री लगाता है जहाँ के लोगों की पब्लिक परचेसिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको वहीं ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अनइक्वल देखो, इससे होगा क्या कि जहाँ लोग अमीर होंगे वहाँ, अब जैसे फैक्ट्री लगाई इसने, तो वहाँ के कुछ लोगों को काम भी मिलेगा, ठीक है। फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए, सीईओस चाहिए, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा, तो वो पैसा वहीं के वहीं घूमता रहेगा, ना कि वो पैसा इधर आएगा जहाँ लो इनकम ग्रुप रहते हैं, अपन कहें एक बैकवर्ड सेक्शन है जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वहाँ वो पैसा आ ही नहीं पाएगा। तो ये जो गैप है ना अमीर और गरीबी का, वो गैप बढ़ता जाता है। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। वही बात करें हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों होती है? अगर इस केस में देखा जाए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, आप कहें सर्विसेज का, यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका पीछे रीज़न है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो जो पीछे छूटे हुए सेक्शन है उसको, वीकर सेक्शन को पीछे नहीं छोड़ती। गवर्नमेंट का मकसद ही ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का कि वेलफेयर करना। तबका है हमारे जैसे, मैं आप जैसे, हम लोग जैसे गरीब लोग हैं, तो इनका जो मेन वेलफेयर का काम कौन करेगी? गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ समझनी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इक्वल जो सोशलिस्ट होती है उनका मकसद बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये क्या है ना, ये बहुत कम जगह सक्सेसफुल हो पाई है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब एक चीज़ आप पढ़ेंगे आगे चल के इसी सीरीज़ में कि एक इनइक्वालिटी कर्व होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी कर्व। और 0 और 1 का मतलब क्या होता है वो आप सब लोग कमेंट में लिख के बताएंगे। अगर आपको आता है सर्च कीजिए, आज का होमवर्क है आपका, तो आप वो कमेंट में लिख के बताएंगे कि व्हाट इज़ इनइक्वालिटी कर्व एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 0 and 1, ठीक है, इन इनइक्वालिटी कर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है? अनइक्वल तो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन लेस अनइक्वल रहता है एज कंपेयर टू आपकी कैपिटल इकोनॉमी। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा फैक्टर, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की जाए तो यहाँ कंप्लीट फ्रीडम रहती है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर क्या रहता है? बहुत कम फ्रीडम होती है, गवर्नमेंट का यहाँ फुल कंट्रोल रहता है। और लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी में या थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा प्राइवेट, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की बात कर लें, इंडिया हमारी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी आती है। यूएसएसआर, अब हम इसको रशिया बोल सकते हैं क्योंकि अब ये टूट गई है, और नॉर्थ कोरिया हो गई। तो ये सारी चीज़ें, कुछ ही कंट्रीज़ हैं अपनी वर्ल्ड में जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और बाकी कैपिटलिस्ट में तो सारी की सारी आ जाती हैं, लाइक यूएसए, यूके, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी है, या आप कहें कि हम उसको कैसे बांटते हैं इकोनॉमी को, तो वो 3 सेक्टर्स में बांटी गई हैं। नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से उनको 3 सेक्टर में बांटी गई है, और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उसको 2 सेक्टर में बांटी गई है। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसको हम 2 सेक्टर में बांटते हैं। पहले हम इसको कवर करेंगे अभी, जो कि मेन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें 2 आते हैं, वो मैं आपको आगे फर्दर इस वीडियो में कवर करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। बेसिक आपको यही समझना है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है जो भी काम नेचर से इन्वॉल्व है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट से इन्वॉल्व है, डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व है, उस काम को हम किस में रखते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। लाइक एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, है ना, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, वही लिखा हुआ है एनवायरनमेंट, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? प्राइमरी सेक्टर में। चलिए, और इनको बोलते क्या है? जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं हम रेड कॉलर जॉब्स कर रहे हैं वो लोग, है ना। प्राइमरी सेक्टर किस में आता है? रेड कॉलर जॉब्स में। आपको बस एक और आपको कमेंट करके बताना है कि जो हंटिंग एंड गैदरिंग है उनसे एज में की जाती थी, है ना। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोच के बताइए कौन सी एज में हम हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। माइनिंग हो गई, लाइक जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सारा मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मटेरियल आया कहाँ से? ये मैन्युफैक्चर हुआ है, नो डाउट, बट इसका जो बेसिक मटेरियल वो तो अर्थ से ही आया है ना। माइनिंग हुई होगी, फिर उससे चीज़ें निकली, उससे फिर सेकेंडरी सेक्टर में गए, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर हम तक आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? प्राइमरी सेक्टर में। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी। आगे चलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा? जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया पहले कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर,
ठीक है। जैसे बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रॉ मटेरियल से कुछ वैल्यूबल प्रोडक्ट्स बनाना हो गया, लाइक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, जैसे ये लैपटॉप है, ये क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्शन है ना, वैल्यूबल प्रोडक्ट किसने बनाया है, सेकेंडरी सेक्टर ने बनाया है। ठीक है, इनको हम जो जो जो, जो लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं उनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे हैं वो लोग, है ना। देखो आपने देखा भी होगा फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो शर्ट का कलर होता है, आपने देखा होगा जनरली वो ब्लू होता है। मतलब मैं जनरली यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको चीज़ रखना है, कहीं कहीं ऑरेंज या रेड भी हो सकता है, बट ब्लू जनरली होता है। ठीक है, आपको ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनका ब्लू कॉलर जॉब्स होता है। फैक्ट्रीज़ में होता क्या, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग हो गई, सीमेंट वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। लाइक सेकेंडरी सेक्टर में जो एग्जाम्पल है वो चाइना कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के बाद। तो चाइना जो है ना वो दुनिया का, मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आप अभी आप जो गैप देखेंगे ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा रहता है चाइना का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि देखो आपको सभी को पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हुआ क्या, देखिए एक बात और सुनिए, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर जो है उसको हम बैकबोन ऑफ द कंट्री बोलते हैं। लेकिन आपको समझना है इंडिया में जो है ना उसमें प्राइमरी सेक्टर को, इंडिया में हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर को कंसिडर किया जाता है एज अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एज अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। सॉरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम हमारे टर्शियरी सेक्टर के बारे में। टर्शियरी सेक्टर में बेसिकली ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल इन नेचर रहती हैं, है ना, हम इनको छू नहीं सकते। लाइक सर्विस प्रोवाइड, है ना, जो सर्विस सेक्टर है उसको हम टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप छू नहीं सकते ना, मेरे पढ़ाने को आप कैसे छू सकते हैं ना। लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिटेल हो गया, टीचिंग हो गया, ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक है ना, हॉस्पिटैलिटी हो गया, या आप कहें आप ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स जो सर्विस देते हैं, लॉयर्स जो सर्विस देते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सर्विस सेक्टर में आती है। और इसी को हम टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। वाइट कॉलर जॉब्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है, वाइट कॉलर जॉब्स। देखिए ये तो 3 सेक्टर्स हो गए, इनके अलावा मैं इसी का एक्सटेंशन आपको और बताता हूँ, किसका, सर्विस सेक्टर का, है ना। टर्शियरी सेक्टर का 2 एक्सटेंशन है तो वो आपको याद रखने हैं। एक आ जाता है क्वार्टरनरी, जिसको हम 4th सेक्टर भी बोल देते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर। ठीक है, क्वार्टरनरी जो सेक्टर है उसमें क्या आ जाता है, उसमें आप कहें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वाली चीज़ें हो गई, साइंटिस्ट वगैरह हो गए, ये जो बहुत हाईली आप कहेंगे एजुकेटेड लोग होते हैं या फिर बहुत अच्छे ब्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट में काम करते हैं, उन सारी लोगों को क्वार्टरनरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि आपको ये आइडिया होना चाहिए। लाइक अब इसके बाद एक और सब कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं क्वीनरी सेक्टर। ये फिफ्थ कैटेगरी है, क्वीनरी सेक्टर। इसमें बेसिकली कौन लोग आते हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो आते हैं क्वीनरी सेक्टर्स में, डिसीजन मेकर्स। ठीक है, क्वीनरी सेक्टर में लाइक पॉलिटिशियन हो गए। ठीक है, पॉलिटिशियंस, आपके जिले का IAS हो गए, ठीक है, SP वगैरह हो गए, जो भी हाई पोस्ट पे रह के जो डिसीजंस लेके, लाइक CEOs भी आते हैं यहाँ जो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 5 जो थे ये मेन थे। अब इनके बाद आपको मैं कुछ और बताना चाहूँगा, 1-2 चीज़ें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी हम डिवाइड करते हैं। लाइक कौन सा, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए अब इसमें तो आपको नाम से समझ में आया, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन होते हैं, जिनको गवर्न किया जाता है, लाइक जिन पे गवर्नमेंट
ध्यान रखती है, जिनकी गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनके छुट्टियां वगैरह, लीव्स वगैरह पर ध्यान रखे जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, लाइक कोई प्राइवेट फैक्ट्री है, वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनकी छुट्टी, उनकी सैलरी, उनकी क्या बोलते हैं वर्किंग कंडीशन, ये सारी फिक्स्ड वेजेस, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ये सारी रेगुलेट की जाती हैं। ये सारी चीज़ें फिक्स है ना, ये सारी चीज़ें जो रेगुलेट की जाती हैं उनको हम किस में रखेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, है ना, ठीक है। और आप कहें कि यहाँ फिक्स देखो, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ, आपको थोड़ा दिक्कत जाएगी। फिक्स वर्किंग आवर्स, फिक्स लीव्स, ठीक है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है क्या है, यहाँ पर जैसे कोई परचून की दुकान हो गई, हमारे मोहल्ले में कोई मोहल्ला परचून की दुकान हो गई, ठीक है, मोहल्ला परचून, तो वो किस में आ जाएगी, वो अनऑर्गेनाइज में आ जाएगी। लेकिन अब देखिए एक बात बताइए, अगर कोई वहाँ पर काम कर रहा है ना, जैसे कोई बच्चा काम कर रहा है, बच्चा में बोले तो मेरा 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में बात की जा रही है। देखो इनको वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते आप लेकिन वहाँ एक सब क्लॉज भी है कि हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में इनको काम नहीं दे सकते। और दूसरा क्लॉज क्या है, दूसरा ये है कि जो स्कूल आवर्स होते हैं, स्कूल आवर्स में इनसे आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन काम तो फिर भी बच्चे वहाँ कर रहे होते हैं। लेकिन उनका जो होता है, उनके कोई वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, उनकी छुट्टी फिक्स होती है। क्या उनका मालिक उनको छुट्टी देता? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे काम भी करवाया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना थोड़ा दमन ज़्यादा होता है लोगों का, ठीक है, दमन ज़्यादा होता है, पैसा कम मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो ये ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करती गवर्नमेंट, या फिर लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करवाते, उसके पीछे रीज़न है कि फिर कंप्लायंस फाइल करो। अगर गवर्नमेंट में आपने ये परचून, कोई पहली बात तो ये है कि कोई परचून की दुकान क्यों ही अपना GST बिल बढ़ाएगा, ये सब चीज़ें तो वो रजिस्टर नहीं करवाते, ठीक है। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आप कहें काइंड ऑफ रेड टेपिज्म होता है। तो उस चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, लाइक फुल्की का ठेला हो गया, समोसे की दुकान हो गई, ये रजिस्टर नहीं करवाते। उसके पीछे रीज़न है कुछ अपने, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इससे क्या होता है, एक और चीज़ आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हमारा जो इंडिया में चीज़ें हैं ना, 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और केवल 10% जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर में। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जो कि मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देख लीजिए जी। तो उसको और देख लीजिए आप, क्या GDP, देखो आपने सुना होगा, देखो आप अपने तीनों सेक्टर्स तो पढ़ ही लिए हैं, यहीं पर बता देता हूँ, सॉरी नीचे क्या, आपको यहाँ समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। जैसे अपने तीनों सेक्टर पढ़ लिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। चलो देखो, पहले मैं लिखूँगा प्राइमरी सेक्टर, P फॉर प्राइमरी, आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे लिख देता हूँ सेकेंडरी, ऐसी, और यहाँ लिख देता हूँ टर्सरी, ठीक है। अब क्या होगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने पीपल इन्वॉल्व हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो कितनी ज़्यादा परसेंट इन्वॉल्व है, और GDP में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उस परसेंटेज का। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ समझाता हूँ। ये जनरली इस सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा वो चीज़ आपको इन्वॉल्व कर देता है। देखिए प्राइमरी जो सेक्टर है, आप कहें एग्रीकल्चर जो है हमारा, या फिर उससे अलाइड इंडस्ट्री, उसमें 44% लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में बात की जाए तो 25%, और वहीं हम बात करें टर्सरी सेक्टर की तो 31%, ठीक है। टर्सरी क्या होती है, वो सर्विस सेक्टर, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। अगर हम GDP में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो ये सिर्फ जो 14% ही कंट्रीब्यूट करता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, या फिर कहें एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़। लाइक सेकेंडरी सेक्टर जो आप कहें कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो सिर्फ कितना, तो उसका शेयर है 19%। बाकी टर्शरी सेक्टर है, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 67%। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, इसकी सर्विस सेक्टर जो है उसमें उतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हाईएस्ट है हमारी इंडिया की, किसमें, GDP में। और अभी साहब GDP क्या होती है, ये आपको समझ में आएगा हमारे अगले एपिसोड में। तो आई होप आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर आपको लगता है कि उस पर और ध्यान दिया जा सकता था, तो आप कमेंट में बताइए, अगले लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। बाकी तो यही था बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे हमारे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। और अगर इस टॉपिक की आपको PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल GS पाठशाला पे मिल जाएगी।
बाकी एक बार ये टॉपिक्स आप देख लीजिए, इनसे बाहर सवाल नहीं आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं हमारे आने वाले कुछ टाइम में। और एक बात और, जैसे अभी हम किसकी कर रहे हैं, इको कर रहे हैं। और सुनिए, ये क्रक्स है इकोनॉमिक्स, मतलब आप बहुत ही डेप्थ सब्जेक्ट है, लेकिन अब हमारे जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके हिसाब से यहाँ पूरी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट का जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे, या फिर आपको लगता है कि आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी उसके बाद हिस्ट्री, हम सारे सब्जेक्ट यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री के बाद हमारा हो गया कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटी। बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ ये पॉलिटी में आपको। और उसके बाद हम साइंस करेंगे। साइंस में सबसे पहले बायो करने वाले हैं। बायो तो ऑलरेडी इस चैनल पे आपको पूरी मिल जाएगी, मैम ने पढ़ाई है, लेकिन बायो नहीं करेंगे। अगर आप बोलें तो बायो हम आखिरी में कवर कर लेंगे, जो MCQs हमारे आते हैं। लेकिन उसके पहले हम फिज़िक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, या आप कहें स्टैटिक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर आ गई होंगी। बाकी तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, है ना। चीज़ें अगर समझ में नहीं आती तो आप डाउट पूछ सकते हैं, या आपको लगता है कुछ मैंने गलत बताया तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा सीखना ही हमारा जो मकसद है वो रहना चाहिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।